आइए आज हम लोग देखते हैं कि कक्षा 9 में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या क्या नोट्स तैयार करने हैं और किन किन प्रश्नों के उत्तर कैसे कैसे किस किस प्रकार से लिखने हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी नोटबुक थोड़ी सी अच्छी बनाइएगा, ठीक ठाक बनाइएगा और राइटिंग सुंदर रखिएगा। बाकी आपको चैप्टर की मैं समरी बता रहा हूं अभी कि हमने चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है और किन किन चीज़ों को हमें क्या करना है, जब भी हमें आवश्यकता होगी उसे चैप्टर में रिवीजन करना है। पहला नंबर बात करते हैं अपवाह। अपवाह आपका टॉपिक रहा जो आपके चैप्टर का नाम दिया गया है। किसके परिप्रेक्ष्य में? भारत में अपवाह तंत्र के परिप्रेक्ष्य में। दूसरे, अपवाह का प्रतिरूप कैसा होता है। तीसरी चीजें हमने क्या देखी? हिमालय क्षेत्र की नदियां कौन कौन सी हैं। इसमें देखा हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियां, नर्मदा नदी, तापी नदी, गोदावरी नदी, महानदी द्रोणी को देखा, कृष्णा द्रोणी को देखा, कावेरी द्रोणी को देखा। कुछ झीलों की हमने इसमें चर्चा की, झीलों के प्रकार कैसे होते हैं, झीलों का महत्व किस प्रकार से होता है। अंत में हमने देखा था नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है और तीसरे नंबर पे हमने देखा था कि नदियों में जल प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है और सरकार द्वारा कौन सी नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है। अपवाह में क्या कह रहा आपका? अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, इसे क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहा जाता है। भारत में अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं? भारतीय नदियों की दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला नंबर मैंने बताया था आपको हिमालय की नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। अब हिमालय की नदियों की विशेषताएं क्या रही? हिमालय की नदियां अधिकतर बारहमासी होती हैं, इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यह आपके चैप्टर का रिवीजन हो रहा है एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद से उसे क्या कहते हैं, उसके कुछ शॉर्ट नोट तैयार कर लेते हैं हम, जिन्हें शॉर्ट की कह सकते हैं आप, जिन्हें कीवर्ड्स कह सकते हैं, जो आपको माइंड में हमेशा जब भी चैप्टर आपको अपवाह का रिवीजन करना होगा तो ये माइंड में क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं की बात यदि की जाएगी तो ये नदियां मौसमी होती हैं, इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। ठीक है। अपवाह प्रतिरूप देख लीजिए। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधः स्थल शैल संरचना पर आधारित है। अपवाह प्रतिरूप के प्रकार कितने हैं? ध्रुमाकृतिक अपवाह, जालीनुमा अपवाह, आयताकार अपवाह, अरीय अपवाह। हिमालय की नदियों की बात करें कौन कौन सी है? सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र क्या है? उद्गम सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। मैंने आप लोगों को मानचित्र में दिखाया भी था।
पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जास्कर, नोब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। गंगा नदी तंत्र की बात करें, उद्गम गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। ठीक है, तो उद्गम स्थल क्या है? भागीरथी, गंगोत्री में है। गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? अलकनंदा उत्तरांचल के देवप्रयाग में इससे मिलती है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है तथा इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। चंबल, बेतवा तथा सोन नदी अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का में आकार 2 भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? गंगा नदी तंत्र की 2500 किलोमीटर। सुंदरवन का डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा का एक सुंदर उदाहरण है। यह इसके नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उद्गम ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी है? दिमांग, लोहित, केनुला इसकी सहायक नदियां हैं। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर 7757 मीटर जिसकी ऊंचाई है के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। गार्ज भी मैंने बताया था, यू आकार की संरचना भी इसकी दिखाई थी। नामचा बरवा शिखर भी आपको बताया गया था मानचित्र में। असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यह नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। यह बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, चूंकि इसका प्रवाह काफी लंबा है इसीलिए कई द्वीपों का निर्माण यह करती है। नदी द्वीप भी आपको बताए गए थे। द्वीप की भी आपको परिभाषा बताई गई थी, समझाई भी गई थी। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, चूंकि हर एक चीज आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा पाना भी संभव नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको नोट्स सारे दिखा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं। आप यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आप इस वीडियो को बहुत स्लो भी चला सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार बहुत तेज चला सकते हैं। इस वीडियो में सेटिंग पड़ी होती है, आप लोग YouTube चलाना जानते ही हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से अगर जरूरत पड़े तो आप वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि यह आपकी सुविधाएं हैं, आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लाइनें क्लियर दिखाई दे रही होंगी। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो बताइएगा, फिर कोई अन्य विकल्प क्या किया जाएगा, ढूंढा जाएगा। कुछ न कुछ समस्या का समाधान, यदि आपको समस्या होगी तो समाधान निकाला ही जाएगा। एक कोशिश करिए, मुझे लगता है कि ये आप लिख सकते हैं इस तरह से। नर्मदा द्रोणी उद्गम। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है।
ताप्ती द्रोणी की बात कर लेते हैं। ये आप चाहें तो चैप्टर के समरी के रूप में अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट देखिए बहुत ऑथेंटिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं। जैसे आपको नर्मदा द्रोणी के बारे में कहीं लिखना हो, कहीं कोई प्रश्न आ गया कि नर्मदा द्रोणी का वर्णन कीजिए या नर्मदा नदी की विशेषताओं के बारे में बताइए, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अपने नोटबुक में आराम से उतार सकते हैं एक एक करके। ठीक है, उद्गम तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई क्या है, बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार है। गोदावरी द्रोणी देख लीजिए। गोदावरी की नाम आपने सुना ही होगा, इसे प्रायद्वीप की गंगा भी कहा जाता है। उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढाल से निकलती है। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। ये प्रश्न भी है कि प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो क्या है, गोदावरी है। देखिए इन सब में, इस सारे समरी में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके नोटबुक में, आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उनके भी आंसर हैं, और इनसे जो भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जहां तक प्रश्न बनाया जा सकता है, वो सारे आंसर इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए ये समरी मैं आपको नोट करा रहा हूं कि यदि कोई मान लीजिए किसी अध्यापक ने कुछ आपको प्रश्न ऐसे बनाए जो आपके अभ्यास पुस्तिका के एक्सरसाइज वाले पार्ट में नहीं दिए गए, अभ्यासावली के पार्ट में नहीं दिए गए, उन सबके आंसर भी आपको यहां पे मिलेंगे। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए टॉपर्स कहीं अलग से नहीं आते, टॉपर आप खुद हैं। बशर्ते करना क्या होता है, हमें कुछ एडवांस पढ़ना होता है। ये चीज आपकी एडवांस है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है ना, जो मैं बता रहा हूं, ये एडवांस है कि अगर मान लीजिए अभ्यासावली से प्रश्न नहीं आए, और चूंकि चैप्टर से बाहर तो कोई पूछेगा नहीं, कोई भी टीचर हो, जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया है, जिस नाम का चैप्टर पढ़ाया गया है, उसी के बारे में पूछेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रोफेसर हो, टीचर हो, कोई भी हो। तो इसलिए अगर इस समरी को आप तैयार कर लेंगे ना, तो फिर आपको कहीं भी कोई भी एक भी नंबर इधर उधर मिसप्लेस नहीं हो सकता है, ना आपके हाथों से छूट सकता है। अगर 70 नंबर का 80 नंबर का पेपर होना है तो आपको 70 नंबर आना ही आना है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको तैयार करा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं। ठीक है, ये मतलब अगर मैं भी चाहूं तो आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का सीधे सीधे लिखाऊं और उसके बाद से आपकी नोट्स खत्म कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं आपकी जानकारी अच्छी से अच्छी हो। आप सिर्फ कक्षा 9 में ही नहीं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, आप यदि आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विस तक की यदि तैयारी करना चाहें तो ये नोट्स आपको हमेशा परमानेंट काम देंगे, और इससे ज्यादा नोट्स कोई प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा नोट्स की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना कि भाई ज्ञान तो अथाह है, लेकिन हमको पढ़ना वही है जितनी हमारी आवश्यकता है, और आपकी यह सभी आवश्यकताओं की ये नोट्स पूरी कर देगा। कावेरी द्रोणी की बात करते हैं। उद्गम कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कावेरी की सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी इसकी सहायक नदियां हैं। कुल लंबाई 760 किलोमीटर। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के उदाहरण हैं। ये सब आपको मैंने मानचित्र में कंप्लीट कराया है, मानचित्र में एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराया है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि मानचित्र जब आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, साथ के साथ आप मानचित्र पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट नहीं छूटेगा और नहीं कोई समस्या आएगी।
भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। यहां कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानी एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियां एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। ठीक है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। यह तब बनी जब किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। मानव निर्मित झील जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नंगल परियोजना। यह भी आपको मैंने बताया था चैप्टर में, आपको ध्यान ही होगा, आपने अच्छे से पढ़ा है। झीलों का महत्व, एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है, अत्यधिक वर्षा के समय या बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में या पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक करती है। ठीक है, सहायक होती है, सहायता करती है। इनका उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है, देखने में भी आकर्षक लगती है। भाई, नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? प्राचीन काल से ही नदियों का जल प्राकृतिक संसाधन तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य रहा है। सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। नदी प्रदूषण की बात करेंगे। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता क्या हो रही है? प्रभावित हुई है। किस प्रकार से यह भी बताया गया है चैप्टर में। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरों के निकलने में मिलने से जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता मैंने बताया भी था आपको। नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। ये आपकी चैप्टर की कंप्लीट क्या है? समरी है कि आपको चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट समझाए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट क्या है दिए गए हैं। अब आइए इसके आगे इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। पृष्ठ संख्या 18 पे जब आप अपना पृष्ठ संख्या 18 खोलेंगे, ठीक है, 5 का, तो उसमें आपको दिखेगा कुछ प्रश्न पूछे गए थे। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? ठीक है, तो गंगा नदी है। भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? तो वो है कुचिकल जल प्रपात, कर्नाटक में है। ठीक है, यह पृष्ठ संख्या 25 पे प्रश्न दिया गया है। 4 विकल्पों में से सही बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? केंद्राभिमुख। ठीक है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये सब आपको नोट करने हैं आपके कॉपी में। यही आपके अभ्यास के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, और ये आपको सारे नोट करने हैं। जम्मू कश्मीर, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी लौड़ीय जल वाले झील है? तो ये है सांभर आपका। कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो तापी है। जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, उसे अपवाह कहते हैं। पश्चिमी घाट जल विभाजक का एक उदाहरण है। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी पता ही है आपको, गंगा नदी है। सिंधु एवं गंगा नदियों कहां से निकलती है? सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में तथा गंगा नदी का उद्गम
गंगोत्री हिमानी में होता है। ठीक है। अलकनंदा गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? अलकनंदा और भागीरथी गंगा की दो मुख्य धाराएं हैं, दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों मिलते हैं? तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, इसलिए लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट मिलते हैं। कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? दो प्रायद्वीपीय नदियां जो गर्त से होकर बहती हैं, नर्मदा और तापी, वे समुद्र में प्रवेश करने से पहले ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। नदियों तथा झीलों के आर्थिक महत्व को बताइए। नदी कृषि प्रयोजन और जल विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोगी है। ये सिंचाई और नौसंचालन में सहायक है। सांभर जैसी झीलों के जल का उपयोग नदी के नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। झीलें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देती हैं और मानसरोवर साधन इनका प्रयोग जल विद्युत के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको नीचे दिए गए कुछ झीलों के नाम दिए गए, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए उत्तर, प्राकृतिक झीलें कौन सी हैं? जो स्वतः निर्मित हुई, वुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, चिल्का, पुलिकट, सांभर, बारापानी, लोकताक। ठीक है। मानव निर्मित झीलें कौन सी हैं? गोविंद सागर, हीराकुंड, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, निजाम सागर। ठीक है। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, हिमालय से उत्पत्ति होती है हिमालयी नदियों की, प्रायद्वीपीय नदियों की पश्चिमी घाट से उत्पत्ति। ये नदियां 12 मासी होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। यह नदियां हिमालयी क्षेत्र में वर्षा के साथ साथ ऊंचे पर्वतों से पिघलने हुए बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में यह नदियां पानी के लिए सिर्फ वर्षा पर आधारित है। सूखे मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। आइए इसके आगे प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। पश्चिम की ओर नर्मदा और तापी पश्चिम और बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। पूर्व की बात करते हैं, नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। पश्चिम की बात करते हैं, नदियां अरब सागर की तरफ बहती हैं। ये सभी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाए भी हैं और समझाए भी हैं। ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां ज्यादा मात्रा में गाद का संवर्धन करती है, इसलिए डेल्टा का निर्माण होता है। पश्चिम की ओर कम मात्रा में गाद का संवर्धन करती है, इसलिए ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की सहायक नदियां क्या है? ज्यादा है। पश्चिम की ओर बहने वाली सहायक नदियां क्या है? अपेक्षाकृत कम है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों है? देख लीजिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनका जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। नदियों के जल का प्रयोग घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग जल विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है। उनका उपयोग नौ संचालन परिवहन के लिए किया जाता है। यह मछली पालन जैसे उद्योग में भी सहायक है। ठीक है। ये आपकी अभ्यासावली के जितने प्रश्न हैं ये आपको कंप्लीट हो जाएंगे। मानचित्र में देख लीजिए, आपको मानचित्र में कंप्लीट करना था। गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी, तिहान। ठीक है। तो ये सभी आपको इस मानचित्र में मिल जाएंगे। ये आपका मानचित्र है, ये आप आराम से देख लेंगे और इसे क्या करेंगे? फिल कर लेंगे। ठीक है। और एक मानचित्र आप चाहें तो ब्लैंक मानचित्र कहीं से यदि आपके पास होगा तो आप उसमें क्या करेंगे? इसे भर लेंगे और भर के वहीं नोटबुक के साथ ही क्या करेंगे? एक थोड़ा सा गोंद के साथ उसी में चिपका देंगे। ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पे खत्म होगी।